नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात बारिश की। करीब एक महीने तक खामोश रहा मानसून दोबारा एक्टिव हो गया है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई अजला में एक दो दिन से रुक रुक कर बारिश जारी है, तो मध्य प्रदेश में 17 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 14 अजला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 7.5 से 15 mm तक बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में और जम्मू कश्मीर में बादल फटने के वाक़यात सामने आए हैं। शिमला समेत कई ज़िलों में इतवार की रात से भारी बारिश हो रही है। इस वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कुल्लू की सरवरी नदी भी उफान पर है। इससे किनारे पर बसी झुग्गी बस्तियों पर खतरा पैदा हो गया है। नदी का पानी झुग्गी बस्ती के बीच में से बह रहा है। लोगों ने अपनी झुग्गियां खाली करनी शुरू कर दी हैं। नदी का लेवल बढ़ने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। शिमला में भारी बारिश के बाद झाकरी और रामपुर से गुजरने वाला नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया है। उधर सेंट्रल कश्मीर के गंदरबल में इतवार देर रात बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घरों में पानी घुस गया है। कई दुकानें और सड़कें तबाह हुई हैं। इस वाक़े के बाद जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने रात में ही राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। इंतज़ामिया का कहना है कि हालात फ़िलहाल काबू में है। वो देखो बाइक लुट रही है। वो देखो बच के बंदे। थे ना, कोई पता नहीं, जैसी अल्लाह लगी रहा था हो गई बिल्डिंग। हमको भी गया, हमको भी गया। लई पे होना है कोई है काम गया बस सांप गया था। फिर ये दुकाना किंजा ओए भी गईया दुकाना ऊपर लगा दुकाना है, पता नहीं बुरे। भाई ये लाइव नजारा है इस टाइम धर्मशाला का। इस टाइम मांझी इतनी उफान पे चली हुई है, बादल फटा ऊपर। बादल फटा ये। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिजली गिरने से 68 लोगों की मौत हो गई है। अकेले उत्तर प्रदेश में अलग अलग अजला में बिजली गिरने से 41 अफराद की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के मुताबिक अकेले प्रयागराज यानी इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा 14 अफराद की बिजली गिरने से मौत हो गई है। कानपुर देहात और फतेहपुर में 5-5 अफराद की मौत हुई है। कौशाम्बी में 4 अफराद, फिरोज़ाबाद में 3 अफराद, उन्नाव और हमीरपुर में 2-2 अफराद, कानपुर शहर, हरदोई व मिर्ज़ापुर में 1-1 फ़र्द की मौत हुई है। उधर राजस्थान में बिजली गिरने से 20 अफराद की मौत हो गई है। इतवार को आसमानी बिजली गिरने से जयपुर में 11, धौलपुर में 3, कोटा में 4, झालावाड़ में 1 और 12 में 1 फ़र्द की मौत हुई है। राजस्थान हुकूमत ने मरने वालों के अहले खाना को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। राजस्थान के अमीर महल के वॉच टावर में ज़्यादातर नौजवान किले के पास एक पहाड़ी पर मौसम के मज़े ले रहे थे। उनमें से कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे। शाम के वक्त वहां आसमानी बिजली गिरी और कई लोग वहीं गिर गए। वहीं मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से 7 अफराद के मरने की खबर है। पेट्रोल की कीमतें आज एक बार फिर एक नए रिकॉर्ड सतह पर आ गईं, जबकि डीजल करीब 3 माह बाद सस्ता हुआ। इससे कबल इतवार के रोज़ कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई थी। पीर के रोज़ हुए इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये फ़ी लीटर और मुंबई में 107 रुपये फ़ी लीटर को अबूर कर गई। मारूफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 28 पैसे इजाफे के साथ 101 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल 15 पैसे सस्ता होकर 15 अप्रैल के बाद 89 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर हो गया। मगरबी बंगाल के इंतखाबात के दौरान 15 अप्रैल को मुल्क में आखिरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। इसके बाद कीमतें या तो बढ़ गईं या 87 दिन तक मुस्तहकम रही। आज 88वें दिन डीजल सस्ता हुआ, जबकि पेट्रोल की कीमत में इजाफा बदस्तूर जारी है। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने नागपुर में मुल्क के पहले लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG फिलिंग स्टेशन का इनाग्रेशन किया। इस दौरान गडकरी ने कहा कि LNG, CNG और एथेनॉल जैसे ऑप्शंस फ्यूल के जायद इस्तेमाल से पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी। गडकरी ने कहा कि
जो गाड़ियों में ईंधन इस्तेमाल होता है उसके रूप में एथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल के मुकाबले में 20 रुपये फी लीटर बचाने में मदद करेगा। एलएनजी को लेकर मरकजी वजीर ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि एक नॉर्मल ट्रक इंजन को एलएनजी इंजन में बदलने की औसतन लागत 10 लाख रुपए है। ट्रक साल में लगभग 98,000 किलोमीटर चलते हैं, इसीलिए एलएनजी में बदलने के बाद 9 से 10 महीनों में फी व्हीकल 11 लाख रुपए की बचत होगी। गडकरी ने कहा कि हम लोग अपनी मईशत में पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर 8 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जो एक बड़ी चुनौती है। हमने एक पॉलिसी तैयार की है जो इंपोर्ट के ऑप्शन को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में स्वदेशी इथेनॉल, जैव सीएनजी, एलएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल के तरक्की को इनकरेज करती है। The first LNG pump, which is going to change the total revolution in transport sector, and it's really a great pleasure and production and rate will be reduced by 40%. So first advantage with you and Parekhan will take the advantage from Nagpur. Now people will come to you from the whole the country. The Tata and JSW and everyone is now interested because I have discussed with them. But today it is a good start for the country with the first LNG pump, which is going to change the total revolution in transport sector, and it's really a great pleasure and pride for me as a nationalist. I always thinking that we need to reduce import. The Atmanirbhar Bharat concept is how we can reduce the import and how we can increase the export to create more employment potential in the country, and at least giving most help to the agriculture, those people who are socially, economically, educationally backward. And in the rural area, we need to create more employment potential. That is the inspiration and motivation for me, because I am always thinking on the line of socio-economic transformation. And that is the reason that the subject is touching to my heart. And today it is a good start. I am giving thanks to you and Sureshji, because when I tell it, this new concept to Sureshji, you accept it and you are doing it. God is great. You will get good success. पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में वैक्सीन लगवा चुके एमपीज के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी नहीं होगा। 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन एमपीज ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो कोरोना टेस्ट ज़रूर करवाएं। बिरला ने बताया कि ज़्यादातर एमपीज ने वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगवा ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक लोकसभा के 444 और राज्यसभा के 218 एमपीज ने वैक्सीन लगवा ली है। ऐसे एमपीज जो कोरोना से मुतासिर थे वो वैक्सीन की दूसरी डोज अभी तक नहीं ले पाए। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि 19 दिन तक चलने वाले सेशन के दौरान सभी कोरोना गाइडलाइंस पर अमल होगा। एमपीज के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के इंतजाम किए जा रहे हैं। सेशन के दौरान जुमला 19 मीटिंग्स या सेशंस होंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान सुबह 11 बजे शुरू होंगे और शाम 6 बजे ख़त्म हो जाएंगे। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि पार्लियामेंट की लाइब्रेरी को डिजिटल किया जाएगा। इसमें 1854 से लेकर अब तक, माफ़ कीजिएगा, 1854 से लेकर अब तक सभी कार्रवाई को डिजिटल किया जाएगा। साथ ही 100% ई नोटिस का निशाना है। कोविड मापदंडों का पालन करते हुए सामान्य दूरी पर हमने व्यवस्था की है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों का हमें इसमें भी अपेक्षित सहयोग मिलेगा। आरटीपीसीआर की सुविधा यहाँ पर हमेशा उपलब्ध रहेगी, माननीय सदस्यों के लिए भी, और जो भी माननीय गणमान्य व्यक्ति सदन की कार्रवाई के हिस्से हैं और जो पत्रकार जगत के लोग हैं उनके लिए भी 24 घंटे आरटीपीसीआर की सुविधा उपलब्ध रहेगी, ताकि कभी भी हम जांच कर सकें और उसके रिजल्ट भी हम अपेक्षा करेंगे कि 12 घंटे के अंदर से कम समय में उन सबके रिजल्ट आ जाएं। जहां तक टीकाकरण का सवाल है, अधिकतम मान्य सदस्यों ने कोवैक्सीन या कोविशील्ड या अन्य वैक्सीन लगा लिया है। इसमें से
311 मान्य सदस्यों ने सेकंड डोज की भी वैक्सीन करा ली है। कुछ 23 मान्य सदस्य हैं जिनके अभी कोवैक्सीन या कोविशील्ड या अन्य कोई वैक्सीन नहीं लगाई है। उसका कारण कुछ लोगों के अभी कोविड के लक्षण हुए थे, उसके कारण वो नहीं लगा पाए, और 2-3 मान्य सदस्य हैं जो मेडिकल के कारण नहीं लगा पाए हैं। बाकी सभी मान्य सदस्यों ने वैक्सीनेशन का कर लिया है। सचिवालय के सारे स्टाफ को वैक्सीनेशन हो चुका है। हमने कोशिश की है कि मान्य सदस्यों के जो स्टाफ है उनको भी वैक्सीनेशन हो जाए। उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी सभी डिस्पेंसरियों में। आप लोगों से भी आग्रह है कि यहाँ पर सुविधा है डिस्पेंसरियों में। चित्रकूट के दीनदयाल उपाध्याय रिसर्च फाउंडेशन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग की सीक्रेसी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 3 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग की गई है। 5 जिलों सतना, सीधी, शहडोल, बांदा और चित्रकूट की पुलिस पहरेदारी में तैनात है। इस मीटिंग में रियल या वर्चुअल किसी भी तरह से शामिल लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अंदर की किसी भी बात का बाहर जिक्र ना करें। ज़राए की माने तो वहाँ जो बातचीत हो रही है इसमें मुल्क में फ़िलहाल जो चल रहे सबसे अहम मुद्दों के लिए मास्टर प्लान बनाने के डायरेक्शन में काम चल रहा है। मज़हब, तहजीब और सियासत तीनों मोर्चों पर संघ के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग जारी है। आरएसएस के ओहदेदार हर मुद्दे पर घंटों बहस कर रहे हैं। संघ के सामने 4 सवाल हैं कि बहस इस डायरेक्शन में भी हो रही है कि क्या आरएसएस को अपना चेहरा सेकुलर दिखाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या सेकुलर इमेज मुल्क और रियासतों में बीजेपी की हुकूमत बनाने में मददगार होगा? क्या ट्रेडिशनल वोटर संघ की इस नई सेकुलर इमेज को लेकर सहम जाएगा? अगर मुल्क में कोरोना की 3rd वेव आती है तो आरएसएस किस तरह की खिदमत देगा और क्या रोल निभाएगा? कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर पूरी तरह सरगर्म नजर आ रही हैं। एक तरफ वो अवामी मसाइल को जोरों शोर से उठा रही हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए पार्टी ट्रेनिंग कैंप्स का इनेकाद भी जगह जगह कर रही हैं। इस ताल्लुक से आज प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुशावरती काउंसिल व स्ट्रैटेजी ग्रुप की एक अहम मीटिंग वर्चुअल तरीके से की। इस मीटिंग में महंगाई, कोरोना, पंचायत इलेक्शन के साथ साथ कांग्रेस तरबियती कैंपों को लेकर भी अहम तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग के दौरान प्रियंका गांधी ने महंगाई से बेहाल आवाम का दर्द सभी के सामने बयान किया और कहा कि पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, फलों सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसके खिलाफ पार्टी कायदीनों और कारकुनों को हर सतह पर आवाज़ उठानी चाहिए। साथ ही प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि आवारा जानवरों की वजह से किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। किसानों की लागत दुगनी हुई लेकिन उनकी आमदनी घट गई है, जिसकी तरफ बीजेपी हुकूमत ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही है। पंचायत इलेक्शन के दौरान हुए तशद्दुद के वाक़यात पर अफसोस जाहिर करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी कारकुनों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कारकुनों ने तशद्दुद पैदा किया, हम पत्थर और गोलियां चलाएं जिसे कतई कबूल नहीं किया जा सकता। यहाँ काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता दिनों प्रियंका गांधी ने ब्लॉक प्रमुख इलेक्शन की नामजदगी के दौरान हुए तशद्दुद की एक वीडियो ट्वीट की थी जिसमें बमअंदाजी और गोलाबारी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने इस ताल्लुक से योगी हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना भी बनाया था। बहरहाल वर्चुअल मीटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुशावरती काउंसिल व स्ट्रैटेजी ग्रुप के अरकान ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत हर इशू पर नाकाम है और अवाम इस हुकूमत से परेशान हो चुकी है। मशहूर मारूफ अदाकार रजनीकांत ने पीर के रोज़ अपनी पार्टी रजनी मुकुल मंदिरम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। इसी के साथ रजनीकांत ने कहा कि वो अब कभी भी सियासत में कदम नहीं रखेंगे। रजनीकांत ने रजनी मुकुल मंदिरम के अहदेदारों से बातचीत की और उसके बाद सियासत में कभी कदम ना रखने का फैसला सुनाया। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी को तहलील भी कर दिया। रजनी मुकुल मंदिरम पार्टी को तहलील करते हुए रजनीकांत ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि मुस्तक़बिल में सियासत में आने का मेरा कोई मंसूबा नहीं है, मैं सियासत में कदम नहीं रखने वाला हूँ। रजनीकांत ने यह फैसला काफ़ी गौर व खौस के बाद लिया। इससे कबल उन्होंने पार्टी के अहम ओहदेदारान के साथ तबादला ख्याल करने के साथ साथ अपने फैंस के साथ भी इस सिलसिले में मीटिंग की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल एक ख़त में रजनीकांत ने लिखा था कि मुझे ये बताते हुए अफसोस है कि मैं एक सियासी पार्टी शुरू नहीं करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि फैसला उन्होंने भारी दिल से लिया
उन्होंने अपने फैसले को लेकर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की जानिब इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं लोगों से मिलता हूं और इन्फेक्शन का शिकार होता हूं तो जो लोग मेरे साथ रहेंगे उन्हें भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और वो ज़िंदगी में अमन के साथ पैसा भी गंवा देंगे। अब एक खबर हैदराबाद के डबल बेडरूम हाउसेस की। तेलंगाना हुकूमत का दावा है कि डबल बेडरूम मकानात जैसी स्कीम की मिसाल मुल्क भर में नहीं मिलती। ये बात दुरुस्त है कि ऐसी कोई भी स्कीम मुल्क की दीगर रियासतों में नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मकानात गरीब अफराद की ज़रूरियात को नज़र में रखते हुए मियार के मुताबिक तैयार किए गए हैं या फिर नामो नमूद की खातिर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जीएचएमसी के हुदूद में अब तक इस्तिफादा कुनिंदगान को जो मकानात हवाले किए गए हैं वहाँ कई तरह के मसाइल की शिकायत उसूल हो रही हैं। अभी तक तकरीबन 4000 अफराद को मकानात हवाले किए गए हैं। यहाँ पीने के पानी, लिफ्ट और बाथरूम्स के अलावा और भी कई मसाइल की शिकायतें उसूल हो रही हैं। शहर के इलाके जियागुड़ा घोड़े की खबर में डबल बेडरूम मकानात में पीने के पानी का सख्त मसला दरपेश है। बताया जाता है कि पानी भी वाफर मिकदार में नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ रहने वालों को नहाने के लिए पानी दस्तयाब नहीं हो रहा है। पानी की मौसर अंदाज में अदम सरबराही की वजह से बाज़ दफ़ा मकीनों को ज़रूरत से फारिग होने के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स जाना पड़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि साफ़ सफाई के मौसर इंतजाम नहीं हैं। 4 दिन में एक मरतबा यहाँ साफ़ सफाई का काम करवाया जाता है और सड़कों पर झाड़ू लगाई जाती है। यहाँ रहने वालों में से बाज़ अफराद पीने का पानी ख़रीदने के लिए मजबूर हैं। उनमें से बाज़ अफराद ख़रीब में वाक़े नलों से पानी ला रहे हैं, जबकि कुछ लोग पानी ख़रीद रहे हैं। जियागुड़े के डबल बेडरूम मकानात में 508 ख़ानदान यानी कि करीब 2500 लोग रहते हैं। यहाँ 50,000 लीटर की गुंजाइश वाले 4 सम्प बनाए गए हैं। उनके ज़रिए टैंक को पानी सरबराह किया जाता है। कहा जा रहा है कि सुबह पानी भरने पर शाम तक पानी खाली हो जाता है और रात के वक्त पानी का मसला संगीन है। यहाँ रोज़ाना 2 लाख लीटर पानी सरबराह किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी यहाँ मज़ीद 272 मकानात खाली हैं। अगर उन्हें बेनिफिशरीज़ के हवाले किया गया तो फिर इस मसले के मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। डबल बेडरूम मकानात के पास नस्ब करदा ट्रांसफार्मर्स भी ज़्यादा बुलंदी पर नहीं है और ना ही इसके अतराफ फेंसिंग नस्ब की गई है। इसके अलावा फ्यूज़ खुले हैं, उन्हें लॉक नहीं किया गया। ऐसे में बच्चे खेलते हुए वहां पहुंचते हैं तो उनके लिए ख़तरे की घंटी साबित हो सकती है। बाज़ मकामात पर लिफ्ट बराबर काम नहीं कर रही है। करंट जाने की सूरत में लिफ्ट में ही फंस जाने की नौबत है क्योंकि जनरेटर होने के बावजूद उसका कनेक्शन लिफ्ट को नहीं दिया गया। अंबेडकर नगर में एक ही लिफ्ट इस्तेमाल की जा रही है, जबकि बाज़ मकामात पर लिफ्ट की मरम्मत के काम भी शुरू हो गए। इस तरह एक जगह एक मसला है तो दूसरी जगह दूसरा मसला। बेनिफिशरीज़ का कहना है कि पीने के पानी के लिए नलों का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से रोज़ाना 20 रुपये देकर एक पानी की बोतल उन्हें ख़रीदनी पड़ती है। उनका कहना है कि नल होने के बावजूद कनेक्शन नहीं दिया गया। ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर का निशाना हुकूमत ने मुकर्रर किया, लेकिन इस सिलसिले में जिस तेज़ी से काम होना चाहिए था नहीं हुए। अभी तक 60,000 मकानात की तामीर का काम मुकम्मल हो गया, लेकिन ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी के काम बाकी हैं। बताया जा रहा है कि बिल्स की अदम वसूली की वजह से काम सुस्त रफ्तार हो गया या फिर रोक दिया गया। मालूम हुआ है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्टर्स को 600 करोड़ रुपए की रकम अदा शुदनी है। फंड्स उसूल होते ही ये काम तेज़ी के साथ मुकम्मल कर लिए जाएंगे। ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत सिर्फ अपने नामो नमूद के लिए डबल बेडरूम मकानात के नाम पर बुलंद वाला ऊंची इमारतें खड़ी कर रही है, लेकिन यहाँ मियारी काम हो रहा है या नहीं उसकी जांच का कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से ये मकानात हासिल करने वालों को ज़ाती मकान तो मिल गया, लेकिन उनके सामने कई तरह के मसाइल खड़े हो गए जिसका उन्हें हर दिन मुकाबला करना है। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 3,73,711 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3,55,000 लोगों ने इस वबा को मात दी, जबकि 6,508 लोगों की इससे मौत हुई। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा 1,007 अमवात दर्ज की गई। इस मामले में रूस दूसरे नंबर पर है जहां 749 अमवात हुई और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है जहां 720 अमवात हुई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना के मामलों में एक दिन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई। यहाँ 112 नए मामले रिपोर्ट किए गए। रिकॉर्ड मामले सामने आने का ये लगातार 5वां दिन है। हिंदुस्तान में
इतवार के रोज 37,645 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 39,674 लोग ठीक भी हुए और 720 की इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 2,759 की कमी दर्ज की गई। हालांकि महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस का ट्रेंड बता रहा है कि इसमें स्टेबिलिटी आ रही है। ऐसे में अब यहां जल्द ही नए केसेस में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो सकता है। रियासत में इतवार के रोज एक्टिव केसेस में 2,165 मामलों का उछाल आया। इस आंकड़े में यहां 2 दिन से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हफ्ते के रोज इसमें 1,769 की बढ़ोतरी हुई थी। मुल्क में कोरोना को मात देने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार हो गया। इतवार की रात तक 3,07,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। हालांकि एक्टिव केसेस कम होने की रफ्तार में कमी आई है। 6 दिनों में लगातार एक्टिव केसेस में 5,000 से कम की गिरावट देखी जा रही है। 5 जुलाई को 18,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस कम हुए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने कोरोना पर एक वार्निंग जारी की है। आईएमए ने कहा कि तीसरी लहर नजदीक है और ऐसे में टूरिज्म और मजहबी प्रोग्राम कुछ महीने और इंतजार कर सकते हैं। ये वार्निंग तब आई है जब मुल्क के कई हिस्सों को अनलॉक कर दिया गया है और टूरिस्ट स्पॉट्स में लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई है। मौजूदा हालात में भी मुल्क में जिस तरह से लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, आईएमए ने इस बात पर भी गहरा दुख जाहिर किया है। आईएमए ने इंतबाह भरे लहजे में कहा कि हिंदुस्तान अभी भी खौफनाक दूसरी लहर से बाहर आया है और इसके पीछे महकमे सेहत की कोशिशें हैं। आईएमए ने जगह जगह भीड़ को देखते हुए पीर के रोज़ एक प्रेस रिलीज जारी की है। आईएमए ने कहा कि तारीख में जितनी भी वबाएं आई हैं उन्हें देखा जाए तो ये साफ है कि तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता है। ये बेहद करीब है। ये देखकर बहुत दुख हो रहा है कि मुल्क के कई हिस्सों में जनता और सरकार दोनों ही लापरवाह हैं। सभी बिना कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किए भीड़ इकट्ठा करने में जुटे हैं। ऐसे में टूरिज्म बोनांजा, मजहबी यात्राएं और उनको लेकर जोश, ये सभी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कुछ और महीने इंतज़ार कर सकते हैं। इन सभी को खोलना और लोगों को बिना वैक्सीनेशन के इन मकामात पर जाने देना ख़तरनाक है। ये कोरोना की तीसरी लहर के लिए सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। इस तरह के जमावड़े से होने वाले माशी नुकसान से कहीं बेहतर है कि कोरोना के एक मरीज़ के ट्रीटमेंट से होने वाले माशी नुकसान। पिछले 1.5 साल से ये तजुर्बा देखा गया, ये गौर किया गया तो वैक्सीनेशन के ज़रिए तीसरी लहर के असर को काफ़ी कम किया जा सकता है। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा। आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल ने कहा कि इस नाजुक मुकाम पर हमें अगले 2-3 महीने तक कोई खतरा नहीं उठाना चाहिए। सभी रियासतें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन को ज़मीन पर उतारें और कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ें। अनलॉक में मनमानी को देखते हुए हुकूमत ने भी तशवीश जाहिर की थी। जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर महदूद दायरे में ही सही लेकिन अब भी मौजूद है। हिल स्टेशनों पर भारी भीड़ का जिक्र कर उन्होंने कहा था कि ऐसा करना अब तक के फायदे को कम कर सकता है। मुल्क में हर साल होने वाली 7,40,000 अमवात की वजह टेम्परेचर है, यानी दर्जे हरारत। ये अमवात या तो ज़्यादा गर्मी की वजह से हो रही है या फिर ठंड की वजह से। लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि ठंडे टेम्परेचर कम, ये जो सर्दी होती है उसकी वजह से हिंदुस्तान में हर साल 6,55,400 अमवात होती है। वहीं गर्मी की वजह से 83,700 लोग दम तोड़ते हैं। रिपोर्ट कहती है कि अमवात की एक वजह एनवायरमेंटल चेंजेस है। रिसर्च करने वाली ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि दुनिया भर में हर साल 50 लाख से ज़ायद अमवात की वजह घटता बढ़ता टेम्परेचर है। 2000 से 2019 तक दुनिया भर में गर्मी की वजह से अमवात का आंकड़ा बढ़ा है। पिछले 9 सालों में दुनिया की औसतन टेम्परेचर 0.26 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ज़्यादा अमवात होती हैं, लेकिन लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट चौंकाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सर्दी की वजह से अमवात ज़्यादा हुई हैं। हर 1 लाख पर 74 ज़ायद अमवातों की वजह ज़्यादा ठंडक या ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है। तेज़ गर्मी के बढ़ते अमवात के आंकड़े की एक वजह ग्लोबल वार्मिंग भी है, लेकिन फिर भी दम तोड़ते लोगों की तादाद में कमी आ सकती है। मोनाश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यूमिंग गोवा कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़ायद
सर्दी से होने वाली अमवात की तादाद में कमी आ सकती है, लेकिन लंबे वक्त की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग से अमवात बढ़ेंगी क्योंकि दुनिया का टेम्परेचर बढ़ने का अंदेशा है। अफगान तालिबान ने कहा है कि तालिबान गैर मुल्की लड़ाकों को किसी भी मुल्क के खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। दी न्यूज़ ने अफगान तालिबान के ज़राए के हवाले से अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान में गैर मुल्की तशद्दुद पसंद ग्रुपों के बारे में खदशात को दूर करने के लिए कुछ इलाकाई ममालिक में नुमाइंदा वफद भेजा है। इलाकाई ममालिक को यकीन दहानी भी कराई जा रही है कि तालिबान गैर मुल्की शिद्दत पसंदों को किसी भी मुल्क के खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। तालिबान के सीनियर अरकान के मुताबिक उनकी आला क़यादत ने शेख अब्दुल हकीम की सदारत वाले ख़तर वाक़े सियासी दफ्तर को चीन, ईरान और रूस ने कुछ दीगर ममालिक के साथ फौरी राब्ता करने और उन्हें यकीन दहानी कराने के लिए कहा गया कि वो वहाँ के बागियों और तशद्दुद पसंदों की हिमायत नहीं करेंगे। तालिबान के एक सीनियर लीडर ने कहा कि रूस, चीन और ईरान समेत कुछ ममालिक को अफगानिस्तान में छिपे शिद्दत पसंदों के बारे में कुछ एतराज़ थे। हमने अमेरिका के साथ समझौता किया है कि हम गैर मुल्की शिद्दत पसंदों को किसी दीगर मुल्क, ख़ास तौर पर अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक के खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर उन्होंने कहा कि तालिबान के वफद ने रूस, ईरान और कुछ वसत एशियाई ममालिक का दौरा किया और उन्हें यकीन दहानी कराई कि इख्तिदार में आने के बाद उन्हें अफगानिस्तान से अपनी सिक्योरिटी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के अंदर नेपाली कांग्रेस के सदर शेर बहादुर देउबा को वज़ीर आज़म बनने का हुक्म दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने तहलील शुदा पार्लियामेंट को बहाल करने का भी हुक्म दिया। इस हुक्म के साथ ही चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा की सरबराही वाली 5 जजों की बेंच ने हफ्ते भर से जारी सुनवाई ख़त्म कर दी। नेपाल की सदर विद्या देवी भंडारी ने वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली की सिफारिश पर 22 मई को पार्लियामेंट तहलील कर दी थी। नेपाली पार्लियामेंट पिछले 5 महीने में दूसरी बार तहलील की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने 12 और 19 नवंबर को इंतखाबात कराने का भी ऐलान किया था। सदर के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 30 से ज़ायद पिटीशन फाइल की गई थी। अपोजिशन पार्टीज की तरफ से दायर ऐसी एक पिटीशन में पार्लियामेंट को बहाल करने और कांग्रेस सदर शेर बहादुर देउबा को वज़ीर आज़म बनाने की मांग की गई थी। नेपाल की सियासत पिछले साल दिसंबर से बहरान से जूझ रही है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में एक इंटरनल फाइट के चलते 20 दिसंबर को वज़ीर आज़म ओली की सलाह पर सदर ने पार्लियामेंट तहलील करके 30 अप्रैल और 10 मई को ताज़ा इंतखाबात करवाने का ऐलान किया था। इसके बाद फरवरी में कोर्ट ने पार्लियामेंट को बहाल कर दिया था। यूरो कप फाइनल में टीम का हिस्सा रहे 3 इंग्लिश फुटबॉलर्स पर मैच के बाद रेसिस्ट कमेंट्स किए गए। मार्कस रैशफोर्ड, जेडन सैंचो और बुकायो साका ने इटली के खिलाफ हुए फाइनल मैच में 5 में से आखिरी 3 पेनल्टी शूट मिस कर दिए थे। इसके बाद इन ब्लैक खिलाड़ियों पर इंग्लिश फैंस ने नस्ली रिमार्क्स किया और उनके खिलाफ गंदी ज़बान का इस्तेमाल किया। इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने इस पर कड़ा एतराज़ जताया। EFA ने कहा कि जो लोग भी इसके लिए मुजरिम पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच ब्रिटिश वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी खिलाड़ियों पर नस्ली रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस इंग्लिश टीम को हीरो कहा जाना चाहिए। रेसिस्ट कमेंट्स गलत है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हार के बाद से विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ फैंस को लगता है कि विराट को तीनों फॉर्मेट में कप्तानी नहीं करनी चाहिए और स्प्लिट कैप्टनसी को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर सुरेश रैना चाहते हैं कि विराट को थोड़ा वक्त दिया जाए। रैना ने विराट पर चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि विराट से लोग ICC ट्रॉफी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वो तो अब तक IPL ट्रॉफी भी नहीं जीत सके थे। उन्हें तो अभी शुरुआत करने की ज़रूरत है। रैना ने एक न्यूज़ वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा कि विराट को वक्त मिलेगा तो वो और निखरेंगे। वो नंबर 1 कप्तान है। विराट का रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने अपने करियर में काफ़ी कुछ अचीव किया है। वो नंबर 1 बैट्समैन भी है। उन्होंने शुरुआत करने दिया जाए। विराट कोहली और सुरेश रैना 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के हिस्से थे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।